Hello students, this is the part 3rd of NMR spectroscopy in one shot. In our previous video lectures, we were discussing about the previous year questions and here we will do the same thing. Now let's start. Write a note on shielding and deshielding of protons shown in diagram, or write with one example of the shielding and deshielding effect in PMR spectroscopy. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि सील्डिंग और डीसील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, उसे एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ. ओके, देन ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आईजीयू 2019 के अंदर, सीडीएलयू के अंदर पूछा गया 17 और 19 के अंदर, केयूके के अंदर 12, 15, 16 एंड 18 में पूछा गया, एमडीयू के अंदर ये 2013 एंड 15 के अंदर पूछा गया है. ओके तो in PMR spectrum, the compound is placed in an external magnetic field. So, electrons of the molecule come in circulation and create secondary magnetic field called the induced magnetic field. PMR spectrum के अंदर जब हम कंपाउंड को कहाँ रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कुलेशन शो करने लगते हैं और एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर लेते हैं, उसको बोला जाता है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. अब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है जब बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगता है, उसके बिहाफ पर हमने सील्डिंग और डीसील्डिंग को जो है वो डिफरेंशिएट किया है. सील्डिंग, इन केस ऑफ सील्डिंग, इफ this induced magnetic field means the effect generated by the circulation of electrons. Okay, if the induced magnetic field oppose the applied magnetic field, यदि वो उसको अपोज करता है, रोकता है, तो वो इफेक्ट क्या कहलाएगा आपके पास, सील्डिंग. और ड्यूरिंग दिस जो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है जिसे प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या होगा, कम होगा, बिकॉज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया है, अपोज कर दिया है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को. दिस इज द सील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स. इन केस ऑफ एसिटाइलिक प्रोटॉन्स, सील्डिंग. नाउ देखिए, जो डीसील्डिंग होता है तो डीसील्डिंग के केस में क्या कहते हैं कि हमारे पास जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, रेनफोर्स कर देता है. ठीक है, यदि वो उसको रेनफोर्स करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन है वो क्या कर पा रहा है, आपके पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा. दैट उसको हम क्या बोलेंगे, डीसील्डिंग. ओके, कि प्रोटॉन जो है यदि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर लेता है दैट इज डीसील्डिंग, और यदि कम कर पाता है तो वो क्या होता है, डीसील्डिंग. और ये होता किसकी वजह से है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. ओके, तो हमने डीसील्डिंग को बोला है इफ द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्स द अप्लाइड फील्ड. ओके, यदि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्स कर देता है अप्लाइड फील्ड को, देन इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन increases. This is called deshielding of protons. See the examples here. Here we see that in case of acetylene, this is the case of shielding, और इसमें हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, एसिटाइलिन का. तो एसिटाइलिन के केस में यहाँ क्या है, आपके पास हाइड्रोजन जो है वो लीनियरली प्रेजेंट है. ओके, एंड जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई बॉन्ड के वो सर्कुलेट कर होते हैं तो उस केस में आपके पास क्या होता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको क्या बोला जाता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जब हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जो बीनोर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड. ओके, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जब ये मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर से अप्लाई करते हैं उस केस में जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर देता है, उसको रोकता है. दैट्स वाई जो आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, यदि बाहर से जाने वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रोक देगा तो जो बाहर से जो आप अप्लाइड कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड वो ये हाइड्रोजन कम एक्सपीरियंस कर पाएगा, उसको बोला जाता है सील्डिंग. ओके, सेकंड केस जो हमने डीसील्डिंग का लिया है उसका एग्जांपल हम लेते हैं बेंजीन. यहाँ हमने यहाँ बेंजीन की स्ट्रक्चर ली है. हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास जो ब्लू कलर्स की जो रिंग है वो किसकी वजह से जनरेट हुई है, वो इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन से. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रिवॉल्व करते हैं, रेड कलर से जो हमने दिखाया है वो क्या दिखा रखा है, सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. जब ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं तो आपके पास क्या होगा,
इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये जो येलो लाइन से डॉटेड येलो लाइन से हमने दिखाया वो किसको दिखाया है? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, नाउ इन केस ऑफ बेंजीन दिस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्स द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी नॉर। ओके, बाहर से जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये उसको क्या करेगा? रेनफोर्स करेगा। यदि वो उसको रेनफोर्स करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोजन्स है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये क्या करते हैं? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा? डीशील्डिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है आपके पास व्हाट डज द टर्म केमिकल शिफ्ट मीन एंड हाउ डज इट एक्सप्रेस। ठीक है, कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है और क्या होता है केमिकल शिफ्ट। ओके, क्वेश्चन जो है आईजीडी 2019 के अंदर पूछा गया, केयूके 2013 एंड एमडीयू 2011 के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। तो केमिकल शिफ्ट जो है दैट इज द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल्स ड्यू टू सील्डिंग एंड डीसील्डिंग। ठीक है, जो सील्डिंग और डीसील्डिंग जो हमने अभी पढ़ी वो क्या होता है भाई आपके पास कि यदि कि जो हाइड्रोजन है वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है बाहर से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, ठीक है, उसके बिहाफ के ऊपर जो आपके पास एनएमआर सिग्नल्स है उसके अंदर कितना शिफ्ट हुआ है। ठीक है, दैट इज द केमिकल शिफ्ट। ओके, तो यहाँ पे काफी फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर केमिकल शिफ्ट डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर आपके पास है स्पेस इफेक्ट, देन इंडक्टिव इफेक्ट, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे दैट इज हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, कैसे आप केमिकल शिफ्ट को एक्सप्रेस करते हो। सो देयर आर टू स्केल्स फॉर इट्स एक्सप्रेशन। ओके, फर्स्ट स्केल इज डेल्टा स्केल। फर्स्ट स्केल इसका क्या है? डेल्टा स्केल, और जो सेकंड स्केल इसका है वो है टाउ स्केल। ओके, नाउ यदि हम डेल की बात करते हैं तो डेल क्या होता है आपके पास? डेल वी इंटू 10⁻⁶ अपॉन रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ओके, और इफ टाउ की बात करते हैं तो टाउ क्या होता है? जो भी वैल्यू डेल की आई है उसको हम 10 से माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आपके पास आई है डेल की उसको हम 10 से माइनस कर देंगे। ओके, यदि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, ठीक है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यदि आप क्या होती है आपके पास? केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर। ओके, इसका मतलब क्या है? वहां डीसिल्डिंग हुई है। और यदि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आती है आपके पास? कम आती है, तो इसका मतलब वहां पे क्या हुई है? सील्डिंग हो रखी है। सीधी सी बात है कि आपके पास क्या है? डिसील्डिंग तब होती है जब आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, और सील्डिंग कब होती है? जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू स्मॉल होती है। ओके, सेकंड, यदि हम डेल और टाउ के अंदर रिलेशंस देखते हैं तो उसमें है कि डेल यदि लार्ज है तो उस केस में टाउ जो होगा उसकी वैल्यू स्मॉल होगी, मीन्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो आप बोल सकते हो कि इफ डेल इज लार्ज देन टाउज वैल्यू इज स्मॉल एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज टीएमएस इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। टीएमएस क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वो हमें बताना है, एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, फिर पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा है? हमने कहा था कि हम क्या देखते हैं? एनएमआर सिग्नल्स की शिफ्टिंग जब देखते हैं तो वो किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? टीएमएस सिग्नल्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जब भी सील्डिंग या डीसील्डिंग होती है तो हम एनएमआर सिग्नल जो होता है उसकी शिफ्टिंग देखते हैं टीएमएस के रेफरेंस में। ठीक है, तो हमने वहां पे टीएमएस यूज किया था, तो वो टीएमएस क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो टीएमएस जो है उसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास टेट्रा मिथाइल सिलियन। ठीक है, क्या होती है? टेट्रा मिथाइल सिलियन। ओके, इसकी जो फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं सिलिकॉन जो है वो इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम है और आपके पास 4 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं तो इसको देखने से हमें पता चलता है कि आपके पास जो 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी जो एनवायरमेंट है वो क्या है? सेम है। यदि इनका एनवायरमेंट सेम है देन उस केस में क्या करेंगे? एक ही सिग्नल जो है प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कि हम इसके फायदे क्या है यूज करने के? फर्स्ट, इट हैज 12 प्रोटॉन्स। ठीक है, इसके पास 12 प्रोटॉन्स होते हैं जो कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, और यदि इक्विवेलेंट है तो वो क्या करेंगे? एक सिंगल सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो जो एनएमआर का स्पेक्ट्रा आता है उसके अंदर एक सिग्नल जो मिलता है
ठीक है, एक सिंगल सिग्नल जो देने का काम करेगा वो क्या करेगा, टीएमएस उसमें करता है। ओके, सेकंड है कि इट इज केमिकली इनर्ट। ओके, केमिकली इनर्ट मीन्स इट डज नॉट रिएक्ट विद द सब्सटेंस एंड मिसबिहेव विद ए लार्ज नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स। जो भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चले हो, ठीक है, जिसका आप स्पेक्ट्रा इंटरप्ट करवाना चाह रहे हो, तो उसमें यदि हम टीएमएस ऐड करते हैं तो टीएमएस उस कंपाउंड के साथ किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करता। इट मीन्स दैट इज केमिकली इनर्ट। ओके, थर्ड है इट डज नॉट टेक पार्ट इन इंट्रामोलिकुलर एसोसिएशन। ठीक है, ये किसी तरह का कोई इंट्रामोलिकुलर एसोसिएशन नहीं करता सैंपल के साथ। जो भी सैंपल आप लेके चले हो उस सैंपल के साथ कोई एसोसिएशन नहीं कर रहा है, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं कर रहा है। देन इट इज हाईली वोलेटाइल एंड कैन बी इजीली रिमूव्ड टू गेट बैक द सैंपल्स। यदि आपको सैंपल क्या चाहिए, एज इट इज, जैसा वो इनिशियल था वैसा ही चाहिए, तो क्या करेंगे, हम उसके अंदर से टीएमएस रिमूव करेंगे। और यदि हम टीएमएस को रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीएमएस होता है वो हाईली वोलेटाइल होता है। ठीक है, जल्दी ही वोलेटाइल हो जाता है, जल्दी वहां से निकल जाता है। ओके, वेपोराइज होके। देन आता है इट्स रेजोनेंस पोजीशन इज फार अवे फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ड्यू टू प्रोटॉन्स इन मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ जो आपके पास है, जो इसका सिग्नल्स मिलता है, ठीक है, वो मोस्टली कहाँ पे मिलता है, आपके पास जीरो पे मिलता है। टीएमएस कहाँ मिलता है, इसके अंदर जीरो पे मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जो सिलिकॉन है वो क्या है आपके पास, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन के कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में काफी कम है। दैट्स वाई the proton of TMS are highly shielded, hence all other signals except that of TMS appear in the downfield directions। ठीक है, हाईली सील्डेड होने की वजह से ये जो सिग्नल्स देगा वो कहाँ पे देगा, आपके पास जीरो के ऊपर। यदि हमने पढ़ा था कि जब हम डेल की वैल्यू देखते हैं सील्डिंग के केस में, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो लो आती है और डीसील्डिंग के केस में हाई आती है। जब हाईली सील्डेड है दैट्स वाई इसकी वैल्यू जो है टीएमएस की क्या आती है, जीरो आती है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डू यू मीन बाय पीक एरिया। ठीक है, पीक एरिया से आप क्या समझते हो, क्वेश्चन जो है एमडीयू 2014 के अंदर आया था। तो पीक एरिया मीन्स पीक एरिया, एरिया जो है पीक के अंडर हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे द एरिया बीनीथ द पीक या अंडर द पीक इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड पीक एरिया। एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर जो आपको सिग्नल्स मिलते हैं, जो आपको पीक्स मिलती है, उसके अंडर जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, पीक एरिया। नाउ ये हमारे पास जो है यूजफुल कैसे है, क्योंकि जो पीक एरिया है वो हमें बताता है रिलेटिव नंबर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने टाइप्स के जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है उसके बारे में पीक एरिया आपको बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, बेंजाइल एल्कोहल का। इन केस ऑफ बेंजाइल एल्कोहल हमें दिख रहा है, यदि हम इसके सिग्नल्स देखेंगे तो आपके पास कितने सिग्नल्स आते हैं, एक सिग्नल जो है वो इस हाइड्रोजन की वजह से आता है। ठीक है, जो दूसरा सिग्नल है वो किसकी वजह से आता है, आपके पास जो CH2 के दो हाइड्रोजन्स हैं उनकी वजह से आता है। और जो थर्ड जो आपके पास सिग्नल है, ठीक है, वो किसकी वजह से आते हैं आपके पास, वो आते हैं आपके पास बेंजीन रिंग के इन हाइड्रोजन्स की वजह से। ठीक है, जो बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन्स लगे हुए, कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं यहाँ पर, 5। ठीक है, तो एक सिग्नल आता है इन 5 हाइड्रोजन्स की वजह से जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हैं। सेकेंड सिग्नल जो मिलता है वो इस हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से, OH की वजह से, इसमें एक हाइड्रोजन है। और जो एक सिग्नल मिलता है वो आपको मिलता है CH2 ग्रुप के इस दोनों हाइड्रोजन्स की वजह से। ठीक है, तो जो हम रेशियो देखते हैं, द रेशियो अंडर द एरिया ऑफ पीक। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द पीक वो क्या होगा, यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल ग्रुप का, 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं CH2 के, और 5 हाइड्रोजन एक जैसे किसके, बेंजीन रिंग की। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास 3 अलग अलग टाइप्स के क्या है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। किस रेशियो में है, 1:2:5। ओके, सो दिस इज अबाउट द पीक एरिया। नेक्स्ट है आपके पास कि डिफाइन मल्टीप्लिसिटी ऑफ
सिग्नल्स। ठीक है, आपको क्या बताना है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल्स बताना है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल्स क्या होता है। ठीक है, या आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल पूछ सकता है, स्पिन स्पिन कपलिंग पूछ सकता है, और इसके कॉजेज पूछिए आपसे, व्हाट इज इट्स कॉजेज। ओके, या आपसे पूछे एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, किसकी वजह से, स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, आपसे मल्टीप्लिसिटी पूछे सिग्नल्स की, स्पिन स्पिन कपलिंग पूछे, या स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स पूछे। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमडी 2015, 16, 17, 18 और 19 के अंदर, और सीडीएलयू 2018 एंड 19 के अंदर, केयू के 2012 एंड 18 के अंदर। ओके, तो देखिए मल्टीप्लिसिटी का मतलब ही क्या होता है, मोर देन वन। ओके, समटाइम यदि आपको किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, कई बार यदि आपको किसी कंपाउंड के अंदर एक एग्जैक्ट पीक ना मिलके क्या मिल जाती है, आपको ग्रुप ऑफ पीक यदि मिलती है। ठीक है, यदि कहीं किसी कंपाउंड के अंदर ग्रुप ऑफ पीक मिले इंस्टेड ऑफ वन पीक, उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। ओके, अब ये स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स किसकी वजह से होती है, ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग्स। ठीक है, जब स्पिन क्या कर जाए, कपल कर जाए, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, फ्लिपिंग जब वो शो करे, द स्प्लिटिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंट ऑफ एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन नॉट विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो स्प्लिटिंग होगी वो सिर्फ किसकी वजह से होगी भाई, जो भी प्रोटॉन्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे उनकी वजह से, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो नियर बाय हाइड्रोजन्स प्रेजेंट रहेंगे, नियर बाई जिनको आप क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, वो क्या करवाते हैं, आपके पास स्प्लिटिंग करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम क्या, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, अनदर कार्बन एटम है, यहाँ भी आपके पास अनदर कार्बन एटम है। ठीक है, आप इसको C से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यहाँ भी आपके पास क्या है, C है, और यहाँ भी आपके पास C है। ओके, नाउ यदि हम क्या देखते हैं, इस फर्स्ट कार्बन का, यदि इसको हम फर्स्ट कार्बन बोल देते हैं, और ये आपके पास क्या है, सेकंड कार्बन है, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के यदि आप देखो तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और सेकंड कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हैं। ओके, तो जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, उसकी वजह से जो भी सिग्नल आता है उसके अंदर स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी, उसके इस नेबर की वजह से। ठीक है, मतलब कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन्स हैं उनकी वजह से, इन दोनों हाइड्रोजन्स की वजह से इस हाइड्रोजन्स के सिग्नल की स्प्लिटिंग होगी। सेम ऐसे ही इन दोनों हाइड्रोजन्स के सिग्नल की जो स्प्लिटिंग है वो इस एक हाइड्रोजन्स के वजह से होगी। ठीक है, देखिए स्प्लिटिंग कैसे होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास क्या गिवन था, आपके पास था CH, यहाँ पे आपके पास था CH, एंड इसके जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज C, और इसके ऊपर आपके पास हाइड्रोजन है प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन जो है वो आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल जो सिग्नल्स आपको मिलेंगे यहां से कितने मिलेंगे, आपके पास 2, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आपके पास मिलते हैं यहाँ पर 2। ओके, वन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम एंड वन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम। नाउ यदि हम इसकी स्प्लिटिंग देखेंगे तो हमने अभी आपको बताया कि जो स्प्लिटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, नेबर की वजह से। स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी, नेबर की वजह से। नाउ यदि हम इस हाइड्रोजन CH हाइड्रोजन्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, इन CH2 हाइड्रोजन्स की वजह से। ओके, तो फर्स्ट केस जो आपके पास यहाँ दे रखा है दैट इज सिग्नल फ्रॉम अनऑक्युपाइड प्रोटॉन B, और यहाँ पे जो ये जो एक सिग्नल था, ठीक है, ये जो एक सिग्नल था उसकी स्प्लिटिंग हो रखी है 2 के अंदर। ठीक है, इट मीन्स इन दोनों का जो इन दोनों हाइड्रोजन्स ने जो एक सिग्नल दिया था उसकी स्प्लिटिंग इस वाले हाइड्रोजन्स ने करा दी। अब यदि हम स्प्लिटिंग देखते हैं तो स्प्लिटिंग के लिए रूल होता है N+1। N मीन्स जो दूसरे कार्बन के ऊपर उसके नेबर के पास जितने हाइड्रोजन है उसमें 1 ऐड कर देंगे, उतने ही जो है स्प्लिटिंग होती है। ओके,
तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स हैं एडजेसेंट कार्बन के ऊपर? 1 हाइड्रोजन्स। तो यहाँ जो ये सिग्नल मिला था इसकी स्प्लिटिंग किस में हो जाएगी? डबलेट के अंदर, 2 के अंदर। ये आपके पास दे रखा है, एक स्पिन स्टेट हायर है और एक स्पिन लोअर है, तो इसके अंदर आपकी जो स्पिन आई थी उसकी कपलिंग हो गई। ठीक है। सेकेंड केस जब आप किसका देखते हो? CH2, इन हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन्स की वजह से CH के जो सिग्नल मिला था उसकी स्प्लिटिंग होना। ठीक है। तो CH का जो होगा स्प्लिटिंग वो नेबर की वजह से होगा। तो हम देख इसके जिसकी देख रहे हैं उसके एडजेसेंट कार्बन को देखेंगे। एडजेसेंट कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन्स है? 2। तो फॉर्मूला इज N+1, इट मीन्स 2+1। आपके पास स्प्लिटिंग किस में हुई? 3 में, 1, 2 एंड 3। ठीक है। लोअर स्पिन स्टेट, हायर स्पिन स्टेट। ओके। इन तीनों के अंदर आपके पास क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। ओके। तो यही इसके अंदर बता रखा है कि यदि यहाँ पे आप क्या देखते हो? रेशियो देखते हो तो क्या आता है? 1:2:1। ठीक है। द सिग्नल ऑफ CH प्रोटॉन्स इज स्प्लिट इनटू ट्रिपलेट, दैट इज 1:2:1। और ये किसकी वजह से हुआ है? उसके एडजेसेंट CH2 प्रोटॉन्स की वजह से। ठीक है। सेम केस आपके पास कहाँ था कि जब हम CH2 के प्रोटॉन्स के थ्रू किसकी स्प्लिटिंग देखते हैं? CH2 के प्रोटॉन्स की स्प्लिटिंग देखते हैं CH की वजह से, तो वो आपके पास कितने रेशियो में आती है? 1:1 के रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राइट ए नोट ऑन कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है वो बताना है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। आपको उसकी वैल्यूज बतानी है डिफरेंट प्रोटॉन्स के ऊपर। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, जो कपलिंग कांस्टेंट है वो क्या है आपके पास? जो दो पीक्स मिलती हैं, ठीक है, जो दो पीक्स मिलती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है। हम बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द पीक ऑफ ए मल्टीप्लेट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है। जो आपके पास मल्टीप्लेट मिला था स्प्लिटिंग की वजह से, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाएगी आपके पास? कपलिंग कांस्टेंट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर J से। ओके। और एक्सप्रेस किस में करते हैं? इसकी जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज। ओके। ये हमें बताता है कि जो स्प्लिटिंग हुई है वो कितनी हुई है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ओके। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि द J वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगी? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन ये फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड कितना है उस पे डिपेंड नहीं करेगी। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है। ओके। तो जब हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो इसने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ कपलिंग कांस्टेंट ऑन डिफरेंट प्रोटॉन्स। ओके। तो अभी हमने बोला है कि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है इसका? वो डिपेंड कर रहा है साइज के ऊपर, सॉरी स्ट्रक्चर के ऊपर। और स्ट्रक्चर में क्या आता है कि किस टाइप्स के बॉन्ड है, स्पेशल रिलेशंस क्या है प्रोटॉन्स के बीच में। ओके। नो। एंड एक और बात कि यहाँ जब भी हम कपलिंग कांस्टेंट देखेंगे तो कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यूज आती है वो हमेशा नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के केस में ही आती है। जब आपके पास प्रोटॉन्स कैसे हो? नॉन इक्विवेलेंट। क्योंकि जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो मल्टीप्लेट्स प्रोवाइड नहीं करते, वो सिंगलेट जो है वो सिंगलेट ही देते, वो एक ही सिग्नल्स देते हैं। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के केस में कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। ओके। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो होते हैं उस केस में J की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल जब हम विसिनल प्रोटॉन्स देखते हैं, विसिनल प्रोटॉन्स जब दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, तो उस केस में J की जो वैल्यू आती है वो 0 to 20 आती है। सेकेंड केस जब दोनों हाइड्रोजन्स क्या है भाई आपके पास डिफरेंट हाइड्रोजन्स के कार्बन्स के ऊपर है, तो वैल्यूज आती है 2 to 14 हर्ट्ज। देन विनाइलिक सिस्टम के अंदर यदि हम देखें तो विनाइलिक सिस्टम के अंदर जो वैल्यू आती है वो 0 to 7 आती है। एलाइलिक प्रोटॉन्स मीन्स एलाइलिक प्रोटॉन्स कौन से प्रोटॉन्स होंगे? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन है, दिस वन। ठीक है। इसके लिए यदि हम वैल्यूज देखते हैं कपलिंग कांस्टेंट की तो वो कितनी आती है? 2 to 13 हर्ट्ज। देन फॉर सिस प्रोटॉन्स, ठीक है, यदि सिस प्रोटॉन्स के लिए वैल्यू देखते हैं आप तो कितनी आती है? 6 to 14 हर्ट्ज। एंड फॉर ट्रांस प्रोटॉन्स के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 11 to 18 हर्ट्ज।
Okay. Then for antiprotons, value is 5 to 14 hertz, and for gauge forms प्रोटॉन्स के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 2 to 4 हर्ट्ज। यदि हम ऑर्थो मेटा और पैरा के लिए देखें, हाइड्रोजन जो है ऑर्थो पैरा मेटा पोजिशंस पे हो तो आपके पास वैल्यू ऑर्थो के लिए होती है 8 to 11 हर्ट्ज, और जो आपके पास मेटा पे होती है वो होती है 1 to 3, एंड पैरा पे होती है आपके पास 1 to Z। तो हम बोल सकते हैं कि आपके पास जो कपलिंग कांस्टेंट है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पिको मल्टीप्लेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स J expressed in hertz. Okay, and it measures the magnitude of splitting, and it totally depends upon the structure of the molecule. Okay, it doesn't depend upon the magnetic field strength.